Good evening, everybody. So, we are doing live daily answer writing sessions for mains 2026 and 7. हमने इसमें जो आइडिया रखा है कि आपकी थीम्स बेस्ड स्टडी हो, तो वी प्रोवाइड यू थीम्स एंड सब थीम्स ऑन डेली बेसिस ऑन सिविल्स विद आकाश टेलीग्राम चैनल. जैसे फॉर एग्जांपल आज हमारा डे 16 है और आज का जो थीम है वो है द इफेक्ट्स ऑफ द डिस्प्यूट्स और कन्फ्लिक्ट्स इन इंटरनेशनल स्फीयर जो डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशंस में हैं और इंडियन डायस्पोरा को लेके ये थीम है. इस थीम के बेसिस पे मैंने आपको सुबह टेलीग्राम चैनल सिविल विद आकाश पे वो थीम्स और सब थीम्स दे दी हैं जिसके बेसिस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं और हम उन्हीं थीम्स और सब थीम्स को डिस्कस करते होते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर राइटिंग सेशंस, ताकि आंसर कैसे लिखने हैं आपको ये भी क्लैरिटी हो. तो आज की जो है इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस ऑन इंडियाज इंटरेस्ट एंड इंडियन डायस्पोरा, हम उस थीम को कवर करते हैं. इंडियन डायस्पोरा पे बहुत बार क्वेश्चन आया है, ये स्पेसिफिक भी आ चुका है. किसी एक नेशन को लेके पूछ लेंगे कि इंडिया का डायस्पोरा इन वेस्ट एशिया, हाउ इट हेल्प्स इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, या पूछ लेंगे यूएसए में जो डायस्पोरा है, या पूछ लेंगे वेस्ट का जो इंडियन डायस्पोरा इन वेस्ट है, यूरोप और यूएसए, वो कैसे इंडिया के इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहा है. तो एक काम तो आप कर सकते हैं इस थीम में कि आप इंडियन डायस्पोरा वाली थीम को तैयार करने का बेस्ट तरीका क्या है. डायस्पोरा का जो इंपैक्ट है वो तो सर सेम ही है, चाहे वो इंडिया का डायस्पोरा वेस्ट में हो, वेस्ट से मेरा मतलब है यूएसए और यूरोप, चाहे इस डायस्पोरा की बात कर लो, चाहे तुम डायस्पोरा की बात कर लो इन वेस्ट एशिया, क्योंकि हमारे डायस्पोरा वेस्ट एशिया में है या वेस्ट में है, या यू कैन कंपेयर इंडियन डायस्पोरा विद अदर कंट्रीज डायस्पोरा. फॉर एग्जांपल चाइना का डायस्पोरा है, चाइनीज डायस्पोरा, तो इंडियन वर्सेस चाइनीज डायस्पोरा में डिफरेंस पूछ सकते हैं, हाउ दे आर डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ इंपैक्टिंग अपने कंट्री की फॉरेन पॉलिसी. ये तो ठीक है, थीम आप तैयार कर ही लें, जिसपे चांसेस हैं कम आएंगे, इस पे पहले पूछ चुके हैं. तो आप एक काम कर सकते हैं, डायस्पोरा के इन जनरल इंपैक्ट सभी जगह सेम है, बस क्या डिफर करेंगी एग्जांपल्स. तो ट्राई करें वेस्ट में एग्जांपल्स ऐड कर ले. मान लो कोई इंडियन ओरिजिन का कोई पॉलिटिशियन है इन ब्रिटेन, वो लिख दें, यूएसए में लिख दें इंडियन डायस्पोरा इंडियन ओरिजिन का कौन सी एमएनसी में टॉप पोजीशन में है, एग्जाम्पल्स ऐड कर ले. 5-6 यूएस में है, 10-12 वेस्ट में यूरोप में कर लें, 10-12 वेस्ट एशिया में, ऐसे 20 एग्जाम्पल्स ऐड कर लें. जो भी क्वेश्चन आए यूज दोज 20 एग्जाम्पल्स. अगर वो रीजन स्पेसिफिक हुआ तो वो एग्जाम्पल स्पेसिफिक वाली डाल देना, अगर वो ब्रॉड हुआ तो वो हर जगह यूज हो जाएंगी. इट ऑल डिपेंड्स कि आपको कैसे एड्रेस करना है. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन. मैंने ये क्वेश्चन ब्रॉड लेवल पे बनाया है सो दैट आई कैन गिव यू एग्जांपल्स. व्हाट रोल डज द इंडियन डायस्पोरा what role does the Indian diaspora economic what role does the Indian diaspora's economic and cultural influence play in shaping India's foreign policy? Solve this question and you have 11 minutes to solve that. इसमें सब चीजें क्या हैं आपको एग्जांपल पता होनी चाहिए. जैसे इंडियन सिविल न्यूक्लियर डील है, उसमें डायस्पोरा ने रोल प्ले किया था, तो रोल प्ले करते हैं कि भाई कैसे इंडिया का डायस्पोरा ने सिविल न्यूक्लियर डील साइन करवाई इंडिया यूएस में. एड सच टाइप ऑफ एग्जांपल्स. यू हैव 11 मिनट्स टू डू दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सारा एग्जांपल बेस्ड है.
8 minute 30 second. Economic and cultural influence. The question है not political influence. What role does the Indian diaspora's economic and cultural influence play? Words important हैं, तो आपको कल्चरल और इकोनॉमिक वाली एग्जाम्पल्स उठानी है, ना कि पॉलिटिकल एग्जाम्पल्स. जैसे योगा है, सॉफ्ट पावर. डायस्पोरा की हमारी क्या है? सॉफ्ट पावर है. Last 4 minutes.
तो पॉजिटिव रोल भी प्ले होता है, नेगेटिव भी, हाँ इसमें कोई डाउट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इंडियन डायस्पोरा जो कनाडा में है, खालिस्तान जो इशू है, इट क्रिएट्स चैलेंजेस इन इंडिया फॉरेन पॉलिसी। तो रोल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, तो यू हैव टू मेंशन चैलेंजेस ऑल्सो। तो फॉर एग्जाम्पल जो फार्म बिल थे उनका प्रोटेस्ट इंडिया में तो हुआ, बाहर भी हुआ जहाँ पे इंडियन का डायस्पोरा है, इंडियन डायस्पोरा है, तो दैट क्रिएट्स अ चैलेंज। तो चैलेंज भी लिखने हैं, पर चैलेंज इतने हैं नहीं है, 4-5 लिखेंगे चैलेंज, मोस्टली 10-12 पॉइंट लिखेंगे पॉजिटिव्स की, कि कैसा उसने पॉजिटिव रोल प्ले किया है। पहले तो आप, हाँ चलो बताते हैं 20 सेकंड के बाद क्या करना था। अब देखें इसमें कैसे करना था। इसको कैसे करना था देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, इन इंट्रोडक्शन यू शुड राइट फर्स्ट अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन डायस्पोरा। In intro you have to write the strength of Indian diaspora. For example, Indian diaspora है around 31 million, इसमें से 13 मिलियन है NRIs, 18 मिलियन है पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। तो पहले तो ये बता देते हैं कि भाई ये रहा डाटा, इतना है इंडियन डायस्पोरा, और ये डायस्पोरा is active in economic, political, cultural spheres. Political sphere is many politicians in past. For example, the former Britain Prime Minister was basically of Indian origin. Economics में there are many. For example, if you go and see, there is one company in artificial intelligence who is basically रन बाय एन पर्सन ऑफ अदर इंडिया के साथ एसोसिएटेड है। तो जैसे आपने फॉर्मर ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर का नाम लिख दिया, ताकि बस आप एक बार उनको आइडिया दे दो कि ये है मेरे पास। जैसे आपने लिखा ना कि ऋषि सुनाक थे, आपने नाम लिख दिया ऋषि सुनक या सुनाक जो भी बोलते हैं आप, आपने एग्जाम्पल दे दिया। कल्चर स्फीयर में आपने बता दिया कि इंडिया 21 जून एज इंटरनेशनल योगा डे shows the ideas of India, बेसिकली वो दुनिया में फैले हुए हैं। तो वैसे ही एक AI में लिख देते वो कंपनी का नाम और उसके बंदे का नाम, तो सही रहता कि भाई आपने बता दिए कि भाई वो कंपनी है, दिस इज बेसिकली कंपनी लेड बाय, जैसे ठीक है ना, परप्लेक्सिटी AI, this is a person who is basically the person has its roots in India, Arvind Srinivas. So you gave the broad number and then specific 3 examples to show that this is the level of influence that Indian diaspora can have. And you can also show in the introduction that this is a diaspora and it is active in all the spheres, bracket में example, and has led to many foreign policy developments, including the nuclear civil deal with USA. तो आपने ब्रॉड बता दिया कि इंडियन डायस्पोरा इतना ज़्यादा एक्टिव है कि उसने मेजर डिसीजंस इंडियन फॉरेन पॉलिसी के इन्फ्लुएंस किए हैं। स्टार्टिंग के 6 लाइनें ले लेते, मतलब कंटेक्स्ट सेट कर देते, फिर आप बताते कि क्या क्या इकोनॉमिक और कल्चरल इन्फ्लुएंस है फॉरेन पॉलिसी को चेंज करने में, पॉजिटिव सेंस में भी। ज़्यादा पॉइंट्स आएंगे पॉजिटिव के 8-9, 2-3 आएंगे नेगेटिव, फिर बताओगे और कैसे हम इसको इंप्रूव कर सकते हैं या गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप ले रही है। जैसे हमारे क्या है ना, प्रवासी भारतीय दिवस, दिस इज एन इनिशिएटिव वेयर वी ट्राई टू लिंक
इंडियन डायस्पोरा विद नेशनल गोल्स, तो आप वो मेंशन कर सकते हो कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए हैं। प्रवासी भारतीय दिवस, वी ऑल्सो नो दैट द स्टेप्स टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट, जैसे अवार्ड होते हैं ना, प्रवासी भारतीय दिवस में अवार्ड मिलते हैं। मदद पोर्टल है, ई माइग्रेट सिस्टम है, प्रवासी भारतीय बीमा योजना है, ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल है। तो यू कैन सेड कि गवर्नमेंट इज टेकिंग सो दैट द इंडियन डायस्पोरा शुड नॉट लूज टच विद देयर रूट्स, दैट इज इंडिया, so that they should always prioritize the national interest even when they are in the foreign soil। तो गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिए हैं और ये लेने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एज कम्पेयर टू चाइनीज डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा बाहर जाके इंडिया के इंटरेस्ट को भूल जाता है। मतलब हमारी जो आइडेंटिटी है मल्टी कल्चरलिज्म की इंडिया की, जब हमारे लोग बाहर जाते हैं तो वो उनके कल्चर में समा जाते हैं, अपने कल्चर को, अपने इंटरेस्ट को भूल जाते हैं। चाइनीज जहाँ भी जाते हैं अपने इंटरेस्ट को प्रमोट ही करते रहते हैं। वो इसलिए है बिकॉज जब वो इंडियंस बाहर जाते हैं गवर्नमेंट का कंटैक्ट उनसे टूट जाता है। दैट्स वाई गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इंश्योर कंटैक्ट बिटवीन इंडियन डायस्पोरा थ्रू वेरियस पोर्टल्स, जैसे कि मदद पोर्टल, जो हमारा प्रवासी भारतीय है, जो रिश्ता पोर्टल है, ताकि हमारा रिश्ता बना रहे इंडियन डायस्पोरा और गवर्नमेंट का, सो दैट द पीपल देयर इन द फॉरेन सॉइल शुड हैव इजी कंटैक्ट विद जो हमारी क्या है एम्बेसीज इन दोज कंट्रीज। तो ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल है। नो इंडिया प्रोग्राम है, ताकि इंडिया को जानते रहें, बिकॉज जो एक जनरेशन है वो तो इंडिया से टच रखती है, जो सेकेंड जनरेशन आती है बाहर फॉरेन में, वो बिल्कुल क्या हो जाते हैं, वेस्टर्नाइज हो जाते हैं, इंडियन कल्चर से बिल्कुल टूट जाते हैं। तो इंडिया कल्चर को इंश्योर करने के लिए ये गवर्नमेंट स्टेप ले रही है। हम लास्ट में लिखेंगे और हमें क्या करने स्टेप लेने हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या इन्फ्लुएंस है। पहले मैं ये बता देता हूँ कि ये गवर्नमेंट ने स्टेप लिए हैं, जैसे मैं आपको बताया, मदद पोर्टल है, नो इंडिया प्रोग्राम है, प्रवासी भारतीय दिवस है, अवार्ड है कि जो भारतीय लोगों ने बाहर काम किया उनको रिकॉग्नाइज करना, या जो ये ई रिश्ता पोर्टल है, रिश्ता मतलब शादी का रिश्ता नहीं कि हमारा उनसे रिश्ता बना रहे, ये है। पर हमें मेन चीज़ क्या करनी है, जो इंडियन डायस्पोरा है, स्पेशली दोज ऑफ जो सेकेंड जनरेशन के हैं वहाँ जाके, दे शुड नॉट लूज टच विद इंडियन कल्चर। तो हमें ये प्रोग्राम्स वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। दूसरा, वी शुड ऑलवेज ट्राई टू इंगेज दैम इन द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। तो उनको नेशन से लिंक करते रहें। जैसे जो बाहर डायस्पोरा है इंडिया का, उनको राइट टू वोट नहीं है ना, तो दे आर नॉट पॉलिटिकली एक्टिव। तो राइट टू वोट इंश्योर करें किनको, इन लोगों को, कि मतलब वो हम उनको ऐसा कुछ करें कि वहाँ इंडिया की एम्बेसीज में जाके वो वोट कर पाएँ, सो दैट दे शुड बी पॉलिटिकली एक्टिव। जब उनको लगता है उन्हें राइट टू वोट ही नहीं है, फिर वो पॉलिटिकली एक्टिव भी नहीं हो पाते हैं। ये हम लास्ट में लिख देंगे कहानी, कैसे रिश्ता जोड़ें, कैसे उनको इंडिया में इन्वॉल्व करें, क्या हम उनको कल्चरली सेकेंड जनरेशन फोकस कर सकते हैं। बट उससे पहले देखते हैं क्या क्या हमारे इकोनॉमिक और कल्चरल स्फीयर में काम है। जैसे आपने सिंपल बोल दिया, इन इकोनॉमिक स्फीयर यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ सुंदर पिचाई। दैट पर्सन इज बेसिकली ऑफ इंडियन, आई मीन इंडिया के में उसके रूट्स हैं सुंदर पिचाई के, एंड ही इज बेसिकली लीडिंग अ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कंपनीज ऑफ यूएसए। तो सिलिकॉन वैली में सुंदर पिचाई बेसिकली इन्फ्लुएंसिंग जो टेक ड्रिवन इन्वेस्टमेंट्स हैं इन इंडिया, दैट पर्सन इज लीडिंग अ कंपनी, वो वहाँ पे कर रहे हैं। तो जब कोई इंडियन बाहर वाली कंपनी में लीड कर रहा है तो वो कंपनी इन्वेस्ट करेगी, तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। बायलैटरल ट्रेड में वो फोकस कर रहे हैं। इंडिया में रेमिटांसेस आते हैं 111 बिलियन डॉलर, 3% ऑफ इंडियाज जीडीपी। और जब ये इकोनॉमिक रेमिटांसेस इतने आते हैं, इसका मतलब क्या है, इफ द इंडियन डायस्पोरा इज इन फॉरेन, तो दे आर सेंडिंग अराउंड 110 बिलियन डॉलर, एंड विच इज बेसिकली वन ऑफ द हाइएस्ट इन द वर्ल्ड, 3% ऑफ इंडियाज जीडीपी। तो आपको समझ में आ रहा है कि हाउ मच इकोनॉमिक हेफ्ट दे हैव इन द फॉरेन सॉइल। So they are using this economic heft because they are sending so much money. It means they are Indian diaspora is rich in the foreign countries. ऐसा नहीं है कि Indian diaspora rich नहीं है, they are working at top level companies. तो economically देखा जाए तो Indian diaspora can influence trade and investment in India, and they can also decide कि which type of policies the foreign country should make. ये बड़ा important है। मार्केट का एक्सपेंशन हो रहा है। अब जब इंडिया में मार्केट एक्सपैंड हो रही है तो इंडियन डायस्पोरा कहाँ जा रहा है,
इन द कंट्रीज लाइक फॉर एग्जांपल ईस्ट अफ्रीकन मार्केट, कीनिया में है इंडिया की कम्युनिटी, बिकॉज नाउ अफ्रीका इज अ लैंड ऑफ रिसोर्सेज एंड नेक्स्ट अपकमिंग मार्केट बिकॉज द पर कैपिटा इनकम इज राइजिंग. तो वी आर गोइंग देयर लिवरेजिंग आर लोकल नॉलेज एंड नेटवर्क्स टू ईज मार्केट एंट्री. तो डायस्पोरा हेल्प कर रहा है क्या करने के लिए कि डायस्पोरा हमारा एक्सपैंड कर रहा है. हमारी जो यूएस इंडिया की बिजनेस काउंसिल है, दिस बेसिकली अ काइंड ऑफ अ यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल. दिस वाज यूज्ड बाय इंडियन डायस्पोरा बिकॉज इसमें इंडियन डायस्पोरा है कि जो एक सिविल न्यूक्लियर डील है दैट शुड बी टेक सीन एज अ इकोनॉमिक एंगल. तो उन्होंने बड़ी हेल्प की इंडिया में सिविल न्यूक्लियर डील साइन करने की, बिकॉज द फोकस वॉज कि इंडिया न्यूक्लियर पावर प्लांट बना पाए और किससे प्रोक्योर करे, यूएसए से. तो इंडियन डायस्पोरा प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट 1-2-3 एग्रीमेंट हुआ था, उसमें बड़ा रोल प्ले किया इसने. बट यू हैव टू मेंशन यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल, you have to mention Sundar Pichai, Silicon Valley, $111 billion of remittances, Kenya example of this. तो always mention these examples. उसके बाद अगर आपको कुछ ऐड करना है अपने हिसाब से ऐड करते रहें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. अगर बात आती है इंडिया इज अ सिविलाइजेशनल स्टेट, तो आपने बोला कि इंडिया इज अ सिविलाइजेशनल स्टेट, और इसका मतलब क्या होता है, हमारा कल्चरल स्टेट नहीं है, सिविलाइजेशनल स्टेट है. मतलब हमारी वैल्यूज कॉन्टिन्यूटली चली आ रही हैं सदियों से, और उनमें से एक वैल्यू है कौन सी, सॉफ्ट पावर की. दैट इज अ वैल्यू ऑफ वासुदेव कुटुंबकम, वर्ड इज वन फैमिली. तो वी आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट अ सॉफ्ट पावर स्पेशली बाय हेल्पिंग पीपल. फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग कोविड वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड. तो वी आर शोइंग दैट वर्ड इज वन फैमिली. इंडिया शुड हेल्प दोज नेशंस विच आर इन डिस्ट्रेस. हमने ऑपरेशन जो वैक्सीन मैत्री लॉन्च किया, वैक्सीन बांटी दुनिया में. हमारा कल्चर है कि हम आयुर्वेदिक और जो एलोपैथिक है उसमें डिबेट होती है, तो हम आयुर्वेदिक को सपोर्ट करते हैं, उसमें योगा, ये सारी चीज़ें. इंडिया का जो बॉलीवुड है दैट इज ऑल्सो वॉच्ड अक्रॉस द वर्ल्ड. दिस इज ऑल्सो अ कल्चरल एडवांटेज. कल्चरल पावर इज इंपॉर्टेंट टू डेवलप अ सॉफ्ट पावर. तो इंडिया इज नॉट जस्ट अ हार्ड पावर, वी आर अ सॉफ्ट पावर इन द वर्ल्ड, and that is basically created because of the cultural जो हमारा क्या है इन्फ्लुएंस है इंडिया का, चाहे वो कुजीन में हो, चाहे वो बॉलीवुड में हो, सब जगह क्या है उसका रोल है. क्यूजीन से लेके बॉलीवुड तक लेके सब कुछ, योगा तक लेके. इंटरनेशनल योगा डे मतलब द इंडियाज प्रैक्टिस ऑफ योगा हैज बीन प्रैक्टिस ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो लोग फिर इंडिया से लिंक कर पाते हैं. When you try to develop a personal linkage among the people of both the countries, then it is very easy for nations at a political level to come to a compromise. तो इंडिया में जो क्रिकेट है उसकी डिप्लोमेसी रहती है, योगा की डिप्लोमेसी रहती है, हमारी जो वज्र स्कीम फैकल्टी स्कीम है, ये इंडियन डायस्पोरा साइंटिस्ट को क्या करती, इन्फ्लुएंस करती है कि इंडिया में आके रिसर्च करो. बिकॉज वज्र स्कीम से इज दैट कि जो इंडियंस बाहर गए हैं, जो हम ब्रेन ड्रेन बोलते हैं, वो ब्रेन वापस इंडिया में आए, ब्रेन गेन करें, ताकि देयर ह्यूमन कैपिटल शुड बी यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. वी लॉन्च ऑपरेशन गंगा ड्यूरिंग यूक्रेन क्राइसिस, वी लॉन्च ऑपरेशन कावेरी ड्यूरिंग सुडान क्राइसिस, which shows India always promote a humanitarian assistance. We send a water to Maldives when they were facing the crisis of drinking water. It is a kind of a soft power or a cultural power. So हमारा कल्चर है वेलफेयर ऑफ ऑल. जो बहुत सारे इवेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल मेडिसन स्क्वायर में हुआ, वेम्बले स्टेडियम में हुआ, सिडनी ओलंपिक में हुआ, ओलंपिक पार्क में हुआ, हाउडी मोदी मूवमेंट इवेंट हुआ, इंडिया में हुआ एक इवेंट जिसमें ट्रम्प आए तो अहमदाबाद में. तो ये सारे इवेंट शो कर रहे हैं दैट वी आर कल्चरली ट्राइंग टू बिकम द लीडिंग पावर. तो ये सब कुछ आप इकोनॉमिक्स में लिख सकते हैं. इकोनॉमिक्स में डायस्पोरा लिखना ना भूलते, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ना भूलते, रेमिटेंसेस बता दिए आपको, ये सब चीज़ें आप ना भूलते. दिस इज द बेसिक थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. हाँ, आप लिख दें कि इंडिया यूएई इज इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बिकॉज इंडियन एंटरप्रेन्योर्स इन दीज रीजन स्पेशली इन दुबई. मतलब नाउ इंडिया मूविंग इन अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया, तो वहाँ जाके काम कर रहे हो. गूगल के सुंदर पिचाई, सत्या नडेला ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, अरविंद कृष्णा ऑफ IBM, Shantanu Narayan of Adobe, they all are Indians which are at the top positions in various top MNC of the world. दूसरा एक important आ जाता है कि
हमारा कि जो व्हाइट हाउस में दिवाली की सेलिब्रेशन का होना, इंटरनेशनल योगा डे को 170 कंट्रीज को ने को स्पॉन्सर किया, बॉलीवुड डिप्लोमेसी विद सेंट्रल एशिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंडियन कंजीन्स हम कल्चरल एम्बेसडर बन जाते हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। नमस्ते ट्रम्प था वो इवेंट का नाम। तो ये सारा कुछ है जो हम क्या शो कर रहा है, कल्चर। तो कल्चर में खाने से लेके, मूवी देखने से लेके, योगा से लेके, हमारा वैल्यू सिस्टम, हमारी सॉफ्ट पावर, वो सारी कहाँ आ जाएंगी, कल्चर में आ जाएंगी। ये पॉजिटिव किया। नेगेटिव यह है कि इंडियन डायस्पोरा जब बाहर होता है तो फार्म बिल की एग्जांपल दी, खालिस्तान की एग्जांपल दी कि द डायस्पोरा इन फॉरेन कंट्रीज आर एक्टिंग इन इंडियाज इंटरेस्ट। उसके कारण क्या होता है, हमारे फॉरेन रिलेशन खराब हो जाते हैं। किसके साथ, कनाडा के साथ खराब हो जाते हैं, क्योंकि कनाडा वाले क्या करते हैं कि इंडिया का डायस्पोरा इन कनाडा इज बेसिकली प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ सेपरेटिज्म थ्रू खालिस्तान मूवमेंट। तो इंडिया बोलता है कि आप इनको क्यों बोलने दे रहे हैं, तो वो कहते हैं ये आपके लोग ही हैं, रहते यहाँ पे हैं, तो हमें उनको राइट दिया है। तो ऐसे फॉरेन रिलेशंस खराब हो जाते हैं हमारी बाकी कंट्रीज के साथ, बिकॉज इंडियन डायस्पोरा बिकम्स अ काइंड ऑफ अ डिबेटेबल इशू समटाइम्स। तो वो आपको पता होना चाहिए। कल्चरल डिप्लोमेसी में यही है कि जिस तो इंडिया ने आईटीसी प्रोग्राम लेके आए, हेल्प कर रहे हैं बाकी नेशंस की, तो ये सब कुछ इसमें आ जाता है। कल्चर में और भी बहुत चीज़ें आती हैं, फॉर एग्जांपल दिवाली सेलिब्रेशन इन लाइक टाइम स्क्वायर इन न्यूयॉर्क। दूसरा जो हमारी सर्विस है, कम्युनिटी सर्विस, ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स, फॉर एग्जांपल एक सेवा इंटरनेशनल नाम की एनजीओ है जो दुनिया में काम कर रही है, इट बेसिकली इंडियन ऑरिजिन, तो वो भी बड़ा इम्पैक्ट डालती है। क्राइसिस मैनेजमेंट ड्यूरिंग कोविड-19, तो हमने इंडियन डायस्पोरा कम्युनिटीज़ ने रिसोर्सेज मोबिलाइज किए, सपोर्ट दी कंट्री को। तो जो इंडियन डायस्पोरा है, जो रिच था कोविड के टाइम पे, दे हेल्प्ड इंडिया फाइनेंशियली एंड मॉनेटरीली, ताकि इंडिया काम कर पाए। क्राइसिस मैनेजमेंट, टूरिज्म प्रमोशन होता है इससे। तो हमारा जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है उसको शेप कैसे करते हैं, नाउ इंडिया बेसिकली ये है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है, नेशनल इंटरेस्ट, एंड हाउ नेशनल इंटरेस्ट इज प्रमोटेड थ्रू पावर। कौन सी पावर, सॉफ्ट पावर। तो जितना ज़्यादा इंडिया सॉफ्ट पावर क्रिएट कर पाएगा, इंडिया का वही उतने ही नेशनल इंटरेस्ट प्रमोट होंगे। तो कल्चर कैसे प्रमोट करता है, सॉफ्ट पावर। इट मीन्स हाउ वी कैन लिंक टू पीपल। सॉफ्ट पावर होता है कि लोग इंडिया से लिंक कर पाएँ, और हार्ड पावर होता है काम करवाए पाएँ। तो ये दोनों चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। एग्जाम्पल्स आर इनफ जो आपको ऐड करनी है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन जो डायस्पोरा के अलावा है। उसको आप इस तरह से कर सकते हैं कि जो हमारा कन्फ्लिक्ट चल रहा है ईरान वाला, उसको कर सकते हैं। तो इसको कर सकते हैं, लिख लें क्वेश्चन ये वाला। सेंट्रल एशिया भी इंपॉर्टेंट है, पर आजकल न्यूज़ में क्या है, ईरान। जैसे ईरान इजराइल कन्फ्लिक्ट हो रहा है ना, तो उस पर क्वेश्चन आ जाएगा। तो राइट डाउन द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। Discuss the strategic significance of the discuss the strategic discuss the strategic significance of Iran-Israel conflict on India's foreign policy. Full stop. How India should balance its interests with both the countries, with both the लिखें इसको, 11 मिनट है आपके पास। ये डिस्प्यूट चल रहा है ना, कि जो भी डिस्प्यूट चल रहे हैं उसका इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है।
एक थीम ये भी है, दुनिया में जो हो रहा है उसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। लास्ट 8 मिनट 30 सेकेंड्स। इसमें कंटेंट बहुत होगा आपके पास।
ये हो गया, टाइम्स अप. नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन. डिस्कस द स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ Iran Israel conflict on India's foreign policy. पहली बात है, हमें दिखाना है जो भी ये कन्फ्लिक्ट हो रहा है उसके कारण इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, और हम क्या करें ताकि दोनों के साथ बैलेंस कर पाएं. हाउ टू बैलेंस विद बोथ, बिकॉज इट्स एन assumption in this question we need both the countries, ईरान as well as इजराइल. ये assumption है ना, तभी तो बोल रहा है बैलेंस करो. ईरान भी इंपॉर्टेंट है, इजराइल भी इंपॉर्टेंट है. अब आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे कर सकते हो? आप स्टार्ट ऐसे कर सकते हो कि दिस कन्फ्लिक्ट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर नॉट जस्ट इंडियन फॉरेन पॉलिसी बट फॉर द वर्ल्ड एज अ होल, बिकॉज दिस conflict is not regional in the sense it will only have regional implications, but world will see the implications of such a conflict, as world has seen when it comes to energy security as well as जो हमारा क्या है सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गई तो सामान आना बंद हो जाएगा. तो आप जब ये कन्फ्लिक्ट के बारे में बता रहे हो, इंडिया पे इंपैक्ट हम आएंगे. इन द इंट्रोडक्शन गिव अ कंटेक्स्ट दैट दिस कन्फ्लिक्ट बिटवीन ईरान एंड इजराइल which is because of Iran acquiring nuclear weapons and to try to become leader in West Asia, being challenged by Israel, who is also who also tries to dominate the West Asia. So this is the war to lead West Asia, and because now the world is intermingled, या क्या बोल दें इसको अपनी भाषा में, because now the world is so connected with each other because of globalization, any regional conflict will not be having a regional implications, but the world will have implications. For example, the problem that we faced with respect to energy security, the transportation of goods from Strait of Hormuz, दुनिया ने देखा है ईरान इजराइल कन्फ्लिक्ट से कैसे पूरी की पूरी इकोनॉमी स्लो हो सकती थी. आपकी एनर्जी नहीं आई, ऑयल महंगा हुआ, पूरी सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगी, पूरी इकोनॉमी ठप होगी. इट कैन बिकम इकोनॉमिक रिसेशंस इन कंट्रीज. तो आपने बताया ये है कन्फ्लिक्ट, ये हो सकता था. इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे क्या इंप्लीकेशन है? भाई एक चीज बताएं, हम चाह रहे थे छहाबार पोर्ट बने, फिर हम जुड़े किससे आगे जाके. छहाबार पोर्ट इज अ पोर्ट इन अफगानिस्तान. यही है ना भाई, छहाबार पोर्ट इन अफगानिस्तान. अफगानिस्तान के बगल में क्या है? ईरान. अब छहाबार पोर्ट है, बनाने की बात कर रहे हैं वहां पे, पास में ईरान है, बन पाएगा? ऊपर से छहाबार पोर्ट की बात करते हैं तो छहाबार पोर्ट व्हेन इट कम्स, सॉरी, जो ये छहाबार पोर्ट है, सॉरी मैंने वो उसका नाम गलत ले लिया है. जो छहाबार पोर्ट है इट इज बेसिकली इन ईरान, नॉट अफगानिस्तान. कैसे आ गया बीच में? वो छहाबार पोर्ट इन ईरान, ईरान का ओनली ओशनिक पोर्ट है. अगर हमें अफगानिस्तान जाना है जो कि लैंड लॉक्ड है, तो हम ईरान के छहाबार पोर्ट से जाएंगे ना अफगानिस्तान में, या उसके बाद जो कनेक्टिविटी करनी है सेंट्रल एशिया के साथ. तो छहाबार पोर्ट इन ईरान क्या वो बन पाएगा? नहीं, बिकॉज ऑफ वहां पे अभी स्टेबिलिटी नहीं है. वो एक रीजन है, बिकॉज हमारे पे जो कहते हैं ना सैंक्शंस लग जाती है, तो हमें
डिसाइड करना पड़ता है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को लेके, क्या हम अपने डिसीजन खुद ले पाएंगे। तो द आइडिया ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कि क्या हम अपने डिसीजन खुद ले पाए, उस पर चैलेंज हो जाता है। एक चैलेंज हो जाता है कि भाई हम अपने जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है जो बनाना चाहते थे, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर, यहाँ जो क्या था इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो सारे बंद हो जाते हैं। तो इंडिया के जो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स हैं वो प्रॉब्लम हो जाती हैं। एक जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, बिकॉज जब ये हुआ तो जो इंडियन शिप्स थी जो इंडियन ओशन में जा रही थी उन पर अटैक हुआ। अभी इंडिया के कुछ क्रू था जो इंडियन था, उनकी डेथ हुई बिकॉज ऑफ अटैक बाय यूएसए, बिकॉज वो यूएसए ने वहां बोल रखा था कि यहाँ नहीं आना है आपको। तो जब ये वॉर होता है तो बीच में जो नॉर्मल लोग हैं वो भी पिस जाते हैं। तो उस कंटेक्स्ट में बात है मैरीटाइम सिक्योरिटी की। एक इशू था कि जब आप बात कर रहे हो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कितना सामान जाता है, 1/5 ऑफ ग्लोबल ऑयल ट्रेड, सारा इंपैक्ट हो जाएगा। इंडिया इज डिपेंडिंग फॉर एनर्जी सिक्योरिटी इन ईरान एंड वेस्ट एशिया, और वेस्ट एशिया में क्राइसिस से पार सारी रिफाइनरीज अटैक हुई, वो बंद हुई, तो प्रोडक्शन कम हो गया है। हमने ऑपरेशन स्कल्प लॉन्च किया ताकि हम अपने जो हमारे क्रू मेंबर्स हैं इंडियन शिप्स को बचा पाएं। एनर्जी सिक्योरिटी है, इंडिया का 40 to 40% वेस्ट एशिया से आता है, सब बंद हो गया था, तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इंपैक्ट हुई। हमारी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आने वाले गुड्स इंपैक्ट हुए, हमारे आने वाले जो यहाँ पे सेफ्टी थी वो हुई। वी हैव अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद इजराइल and we acquired so much weapons from Israel. For example, the missile Barak 8 missiles, Hiron UAVs, Spike anti-tank guided missiles, we all procure from Israel. So we can't sacrifice our relationship with Israel. That's why India did not say anything. India's goal is always कि ये war बंद होना चाहिए in the interest of humanity. India never took any side because we have relations with both the countries. We need Chabahar port of Iran, we need international north-south corridor project. Iran has a role to play in that. और हमें पता है कि हमारा डायस्पोरा है वेस्ट एशिया में कितना, 9 मिलियन 90 लाख इंडियंस लिव इन वेस्ट एशिया। उनकी लाइफ की और सिक्योरिटी की बात है। वी लॉन्च सो मैनी प्रोजेक्ट्स बिफोर। एक जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, वही IMECC, इंडियन मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, अभी स्टार्ट करने की बात थी, जो इंडिया और मिडल ईस्ट को जाके इसराइल को मेडिटेरेनियन से जोड़ेगा, सब बंद हो गया। इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे क्वेश्चन आते हैं। राइट दीज 8 पॉइंट्स, दीज आर द कोर पॉइंट्स विद एग्जांपल्स एंड फैक्ट्स। व्हाट इंडिया शुड डू, इंडिया शुड ऑलवेज ट्राई टू फॉलो द परस्यू द प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल्ड न्यूट्रलिटी। मतलब हमें प्रिंसिपल्ड न्यूट्रलिटी फॉलो करनी है। न्यूट्रलिटी नहीं, कौन सी, प्रिंसिपल्ड न्यूट्रलिटी। मतलब वी विल फोकस कि जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं उसके बेस पे न्यूट्रल रहें। इसका मतलब क्या है, दैट वी शुड कंडेम टेररिज्म एंड अटैक्स ऑन सिविलियंस, but we should not take a stand with any country. We should promote the negotiations and end of war so that the things can be solved by diplomacy rather than war. We should always have a multi-alignment by dealing with all the countries together. हमने यूएसए ने हमारे पर सैंक्शंस लगाए, हमने ईरान से तेल कम कर दिया, हमें करना नहीं चाहिए था, हमें करना पड़ा बिकॉज दैट वाज अ डिसीजन इन नेशनल इंटरेस्ट, बट हमें मल्टी अलाइनमेंट इंश्योर करनी है। हमें एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन करना है, जैसे हम अब रशिया से ऑयल ले रहे हैं, ताकि हम किसी एक कंट्री पे या एक रीजन पे डिपेंड ना रहें। मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए जो हमारा इंटरनेशनल फ्यूजन सेंटर है, इंडियन इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है इन इंडियन ओशन रीजन, इसको एक्टिवेट करें ताकि हमारी जो शिप्स हैं, जो हमारा क्रू मेंबर्स हैं, वो बच पाएँ। हमारी जो डिप्लोमेटिक क्रेडिबिलिटी है थ्रू G20 ब्रिक्स सबको यूज़ करें, सो दैट बिकॉज इंडियंस के लिए तेल वहाँ से आया, मतलब हमने अपनी डिप्लोमेसी का यूज़ किया और ये इंश्योर किया कि जो इंडिया के लिए जो ऑयल है उसको टैंकर्स को पास करने देंगे। बोथ ईरान एंड यूएसए एंड इजराइल एग्री टू दैट। पर इसको अचीव करना बड़ा मुश्किल है बिकॉज समटाइम्स थिंग्स बिकम सो डाइसी दैट इंडिया हैज़ टू सैक्रिफाइस इट्स कोर नेशनल इंटरेस्ट। हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैम्पर हो रहे हैं, हमारी खुद की फॉरेन पॉलिसी जो थी कि हम अपनी इकोनॉमिक कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, तो अब हम चाइना को जो चैलेंज करने के लिए कनेक्टिविटी बढ़ा रहे थे कि हम भी यूरोप से लिंक हों, क्योंकि कनेक्टिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिसका इस कनेक्टिविटी लेन्स पे कंट्रोल होगा वही कर पाएगा कंट्रोल इकोनॉमी को। अब चाइना तो अपना काम कर रहा है, इंडिया का काम थोड़ा रुक गया, तो हमारे जो ये प्रोजेक्ट्स थे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर या इंडियन मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये सारे इम्पैक्ट हुए हैं, तो हमें ये ध्यान में रखना है। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक
कॉरिडोर, देयर इज लॉट ऑफ कंटेंट, अपने हिसाब से इसको कर लेते हैं, ठीक है। नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक और क्वेश्चन करते हैं, तीसरा, फिर उसको डिस्कस करते हैं। इसको लिख लें, ये तो इंडिया मतलब ईरान और इजराइल के कन्फ्लिक्ट पे था। देयर इज वन मोर क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड, तो उसको कर लें। वो है, लिखें क्वेश्चन, चाइना यूएसए कन्फ्लिक्ट जो चल रहा है एंड इट्स इंप्लीकेशंस ऑन इंडिया। तो लिखें इस क्वेश्चन को, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। गिव मी अ सेकेंड। क्योंकि जो ये इंडिया पे इम्पैक्ट की बात पूछेंगे तो जो भी टेंशन्स चल रही हैं वो सारे पे आ जाएगा। द स्ट्रैटेजिक राइवलरी बिटवीन China and USA, the strategic rivalry between China and USA in 21st century is the key geopolitical event that will decide future world order। ठीक है भाई, आगे ये हो रहा है। डिस्कस इट्स इंप्लीकेशन फॉर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, ये पूछ सकते हैं। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, करें इसको।
Last 5 minutes. Last 1 minute. इसको डिस्कस करते हैं क्या है। अब देखें इस क्वेश्चन को।
इसके स्ट्रक्चर करते हैं। कंटेंट तो आपके पास बहुत पड़ा पड़ा है, पर हम देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर क्या बनेगी। क्वेश्चन इज द स्ट्रैटेजिक राइवलरी बिटवीन चाइना एंड यूएसए इन 21st सेंचुरी is a key geopolitical event that will decide the future world order। तो पहले तो आप दिखाओगे स्टार्टिंग में कि चाइना यूएसए राइवलरी की इवेंट क्यों है 21st सेंचुरी का, ये की क्यों है, बाकी क्यों नहीं है इंपॉर्टेंट। और ये राइवलरी, स्ट्रेटेजिक राइवलरी किस किस एरिया में देखने को मिलती है। तो फर्स्ट यू विल ट्राई टू शो कि भाई चाइना और यूएसए की ये राइवलरी की इवेंट क्यों है। बिकॉज 21st सेंचुरी में देयर इज अ पावर दैट इज अ यूएसए which was a power that was a when the world was unipolar। जब दुनिया यूनिपोलर थी तो यूएसए सुपर पावर था। its power was challenged by China and China's power is increasing and USA's power is decreasing। It means this rivalry between the rising power and declining power will decide what type of world order will emerge। And because on the basis of word order we define the word politics, if this rivalry can decide the word order, it means the 21st century का ये event will decide the future word order या future world politics। Secondly, there is no other power जो इनके आसपास हो which can influence that event। It means these two powers have the chance of conflict between each other, or this rivalry or conflict between these two and non-involvement of third party as an independent player will ensure which type of world we will live in the coming years। तभी ये है, क्या है, ये की इवेंट है। तो स्टार्टिंग में आपको एक कहानी बना के 3-4 पंक्तियों में बताना था, इट वॉज अ की पॉइंट और अ की इवेंट इन 21st सेंचुरी। और ये राइवलरी कहां दिखती है? बिकॉज द मेन पावर इज इकोनॉमिक पावर, तो दिखती है ट्रेड वॉर में। और ट्रेड वॉर में भी कौन सा वॉर? टेक्नोलॉजिकल वॉर। बिकॉज नाउ द 21st सेंचुरी विल बी अ सेंचुरी ऑफ टेक्नोलॉजी, और AI कॉल्ड एज टेक्नोलॉजिकल पावर और अ वॉर, स्पेशली इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। थर्ड ये दिखती है when it comes to military power and how China and USA acquiring new weapons, entering into space war, ये सारी कहानी ऐड करो। दूसरा दिखती है इंडो पैसिफिक रीजन में वेयर चाइना इज वायलेटिंग इंटरनेशनल लॉ एंड यूएसए इज ट्राइंग टू चैलेंज चाइना थ्रू क्वाड। You can also show China's One Belt One Road initiative is an event which shows China can lead. China's cultural aggressiveness by opening the center of Taoism shows a soft power balance of China with the soft power of USA। So this rivalry is in economic domain, in a military domain, cultural domain, and in connectivity domain। ये सारा कुछ आपको दिखाना था। The strategy of China plus one strategy of the world shows that कि भाई अब चाइना प्लस वन shows that दुनिया को चाइना पे डिपेंड नहीं रहना है। चाइना की मसल एंड मनी पावर डिप्लोमेसी, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी shows that the war Iran and Israel, where China is supporting Iran as a proxy wars कह लो, and Israel is supported by USA। सेम यूक्रेन में है, चाइना इज सपोर्टिंग रशिया एंड यूक्रेन सपोर्टेड बाय यूएस। तो ये सारी कहानी है जो अभी भी वॉर हो रहे हैं, रीजनल इवेंट्स
उसमें भी क्या यूएसए एंड चाइना आर ऑपोजिट साइड्स पे हैं, रीजनल वॉर्स पे भी। तो ये सारी क्या है, स्ट्रेटेजिक राइवलरी। अब क्वेश्चन है इंडिया इसको कैसे, इसकी इंप्लीकेशन इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे क्या होंगी। अब इंप्लीकेशंस तो मैं बता देता हूं, पर आपको लास्ट में क्या बताना पड़ेगा कि क्या हमें सोल्यूशन रखना है। तो इंप्लीकेशंस क्या होंगी और उसके सोल्यूशन क्या होंगी। अब भाई इंप्लीकेशन और सोल्यूशन दोनों लिंक ही हैं, तो पहले देखते हैं क्या इंप्लीकेशन होगी। पहली इंप्लीकेशन है दैट इंडिया माइट हैव टू इंक्लाइन टुवर्ड्स यूएसए बिकॉज चाइना इज इंडियाज नेबर एंड चाइना इज एग्रेसिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड इंडिया एंड यूएसए आर बोथ कल्चरली जो हमारी डेमोक्रेसी है तब मैच करते हैं, हमारी जो इकोनॉमी है हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो इंडिया कैन इंक्लाइन टुवर्ड यूएसए। ये जो क्वाड है या जो इंडिया यूएसए की ट्रेड डील चल रही है, सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट है, ये सब चीज़ें शो करती हैं, या कॉमकासा है, बेका है, लियोमा है, ये शो कर रहा है कि इंडिया माइट इंक्लाइन टुवर्ड्स यूएसए बिकॉज इंडियाज पावर विद रिस्पेक्ट टू चाइना इज, उसमें गैप ज़्यादा है। इंडिया हैज़ टू एक्सटर्नली बैलेंस चाइना, यही पढ़ते होते हैं आप, या इंटरनली बैलेंस चाइना थ्रू इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड इन दैट प्रोसेस यूएसए विल हेल्प। ये क्या है इम्प्लीकेशन है कि इंडिया माइट हैव टू इंक्लाइन टुवर्ड्स यूएसए। इम्प्लीकेशंस है कि चाइना यूएसए की स्ट्रेटेजी में, इस राइवलरी में इंडिया कैन बी यूज्ड बाय यूएसए टू चैलेंज चाइना एंड दैट कैन बेसिकली लीड टू इंक्रीज इन border tensions between India and China. When China and USA rivalry will be there, China-Russia relations will be stronger. It might impact India-Russia relations. When China-USA rivalry will be there, then it might impact India's relation with China. India's relation with China in different platforms like BRICS and, for example, New Development Bank. जब this rivalry will happen, then Indo-Pacific will be a theater which is India's vicinity में है. It will impact sea lanes of communication, connectivity, transport में impact पड़ेगा. तो इसका impact इंडिया के इकोनॉमिक्स पे भी पड़ सकता है, बॉर्डर टेंशन में भी पड़ सकता है, इंडिया के जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ रिलेशन खराब भी हो सकते हैं, चाइना एग्रेसिव भी हो सकता है, और इंटरनेशनल लॉ को थ्रेट होगा, इंडो पैसिफिक अनस्टेबल हो सकता है. दीज आर द इम्प्लीकेशंस एंड हाउ इंडिया इज डीलिंग विद दैट. फर्स्ट स्टेप, टॉक विद चाइना डिप्लोमेटिकली. चाइना के साथ कॉम्पिटिशन भी करना और कॉपरेशन भी करना है, यूएसए के साथ भी कॉपरेट करना है, बैलेंसिंग, so that we can have good relation with both the countries. Then trying to be inclined towards USA ताकि हम USA की हेल्प से चाइना को काउंटर कर सकें. Because this rivalry में China might show its superiority in the Asia region and India is the basically neighbor of China. तो वो भी इंश्योर करना है कि ऐसा ना हो कि चाइना यूएसए के राइवलरी में इंडिया बीच में घसीटा जाए, और हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ भी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी. मतलब चाइना यूएसए के राइवलरी का मतलब है कि दोनों में जो लड़ाई है पावर की है और इंडिया बीच में यूज किया जा सकता है, और ये हमें ध्यान में रखना है. आया समझ में ये चीजें. तो यू हैव टू कीप ऑल दोज थिंग इन माइंड कि भाई क्या है ये वर्ड ऑर्डर, क्यों ये की इवेंट है, क्या है इम्प्लीकेशंस, और इम्प्लीकेशंस आपको दूर तक जाके इमेजिन करनी पड़ेंगी. मतलब जो भी आज हो रहा है वर्ल्ड में उसकी इंडिया के इम्प्लीकेशंस हैं, इंडिया कैसे डील करे. ट्रेड वॉर क्या है हो रहा है, उससे सैंक्शंस लग रही हैं, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रही हैं, चाइना 1+ स्ट्रेटजी है, चाइना को गुस्सा आएगा, बॉर्डर टेंशन होंगे. बोला जाता है इंडिया जितना यूएसए की तरफ इंक्लाइन करता है उतना चाइना को गुस्सा आता है और बॉर्डर टेंशन बढ़ती हैं और इंडो पैसिफिक अनस्टेबल हो जाएगा. तो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड. सो हमारा ये आईआर का ये सेकंड लास्ट लेक्चर था. टुमारो विल बी द लास्ट लेक्चर. उसमें थीम है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को लेके, यूएन, WHO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, IMF, यूनेस्को. वी विल डू दैट थिंग्स. ठीक है. थैंक यू सो मच. विल सी यू सून in the next session.